एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हम जो जेबीटी एग्जाम है चंडीगढ़ के टीचर्स के लिए आया है। ठीक है जी। जिन्होंने भी जेबीटी के लिए अभी अप्लाई करना है, राइट, उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड ये पूरा कवर कर लेंगे। एक ही वीडियो में हमने ये सारा पार्ट कवर अप कर लेना है। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो करंट अफेयर्स की वीडियो एवरी संडे आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर। ठीक है, वो वीकली होती है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो है सिलेबस, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, तो जितना हो सकता है आई एम गोइंग टू कवर इट अप, जैसे कि ये हो गया। और उसके साथ साथ साइंस वाला पार्ट भी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो आपको करा दूं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई और टॉपिक लगता है कि इसमें डाउट है एंड यू वांट कि मैं उसको थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है, तो यू प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक विच इज लर्निंग एनवायरनमेंट। देख लीजिए यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है लर्निंग एनवायरनमेंट, फिर इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड ये दीक्षा स्वयं प्रभा, इन सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बेसिकली एनईपी और एफएलएन के ऊपर, एनसीएफ के ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है ना, कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर बच्चा लर्न कर पाएगा। अगर इंटरनली माइंड में अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, उदास है, स्ट्रेस्ड है बच्चा, तो क्या वो पढ़ पाएगा? आप अपने आप से ही सोच लीजिए कि आप पढ़ पाएंगे अगर आपके माइंड में टेंशन चल रही है। एक्सटर्नल कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जो आपकी लर्निंग को इफेक्ट करेगा। वो नॉइज हो सकता है किसी भी तरीके का, ठीक है, घर में कोई शोर मचा रहा है, राइट, या फिर आसपास में कोई डीजे चल रहा है या साउंड सिस्टम चल रहा है। तो कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें बच्चे की लर्निंग ना हो पाए। अब एनवायरनमेंट की बात करें तो फिजिकल होगा। ठीक है, जैसे क्लासरूम का साइज हो गया। फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम में जिसमें 30 बच्चे मुश्किल से आते हैं, आपने उसमें 40 बिठा रखे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो क्लासरूम का साइज है उसमें बच्चा घूम फिर भी नहीं पा रहा है। घूम फिरने का मतलब ये है कि मतलब प्रॉपरली वो अपनी सीट पे भी नहीं आ पा रहा है। हर बार उसको बहुत कंजेस्टेड तरीके से आना पड़ रहा है। लाइटनिंग हो गई, प्रॉपर लाइट नहीं आ रही, उसे स्ट्रेस देना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। सीटिंग सीटिंग ऐसी है, एक ही बेंच पे दो की जगह पर तीन बच्चे बिठा रखे हैं। ठीक है, तो उससे कंजस्टेड होके बैठ रहा है, वेंटिलेशन, हवा नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इससे बच्चे की एनवायरनमेंट तो इफेक्ट हो ही रहा है, साथ में उसकी लर्निंग भी इफेक्ट होगी। इमोशनल सेफ्टी होनी चाहिए, जब वो क्लास में सेफ फील करे, डरे ना, ओपन होके आंसर करे। एम्पैथी, सब बच्चे ऐसा फील करे, एक दूसरे को कराए कि अगर किसी और को चोट लगती है तो वो इसे अपना समझे कि नहीं, ही इज माई फ्रेंड और शी इज माई फ्रेंड, राइट। सो सोशली पीयर सपोर्ट मिले। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को हम नेग्लेक्ट फील करवाएं। अगर आपको लगता है दूसरे बच्चे करा रहे हैं तो आपको उसको तुरंत ही रोकना चाहिए। ग्रुप वर्क, डेमोक्रेटिक स्पेस हमें देना चाहिए बच्चे को। देन टीचर्स का क्या रोल है? टीचर का रोल है कि बच्चे को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करे, है ना। क्लासरूम रूल्स बनाए, सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट नीड्स, हर बच्चे के अकॉर्डिंगली। जैसे कुछ स्पेशल बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो आपने कोई भी एक ऐसा रूल बना दिया है कि नो बुलिंग और नथिंग लाइक, कि आपने कोई एक अच्छा ही रूल बना दिया है कि आपने हर बच्चे को एक दिन कोई काम दिया है, एक ड्यूटी दी है। ठीक है, तो जो बच्चे सेंसिटिव है, राइट, उनके ऊपर भी आप ध्यान दे रहे हो, उनके डिफरेंसेस पे भी ध्यान दे रहे हो। सोशो इमोशनल एनवायरनमेंट उनका अच्छा होना चाहिए, इससे बच्चे में मोटिवेशन आती है। फ्लेक्सिबल सीटिंग होनी चाहिए। सर्कल टाइम ज्यादा कराइए। आपने सुना होगा कि अब ज्यादा प्रमोट है कि इस सर्कल में बच्चे बैठे हैं और बीच में यहाँ पे टीचर खड़ी है, जिससे कि बच्चे की पार्टिसिपेशन भी क्या होती है, बढ़ती है। कोई बैक बेंचर नहीं होगा। अब बात आती है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की। कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आप यूज करेंगे? एक तो आता है पुराने, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, मॉडल्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके पहले वाले जो यूज होते थे। अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब हमारे पास ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड्स होने लगे, राइट, वीडियोस दिखाने लगे, सिमुलेटर्स आ गए। लो कॉस्ट और नो कॉस्ट में, जहाँ पे आपको पैसे नहीं लग रहे हैं, बहुत ही कम पैसे लग रहे हैं, उन टूल्स के जरिए लर्निंग करा रहे हैं। जैसे कि बॉटल कैप ली और उन्हें बोला, छोटे बच्चे हैं क्योंकि आप जीबीटी का एग्जाम दे रहे हो, तो फर्स्ट सेकंड वाले भी होंगे काउंटिंग के लिए। ठीक है, काउंटिंग में एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आपने बॉटल कैप के काउंटर्स ले लिए और कहा कि चलो इन्हें ऐड करो।
सब्ट्रैक्ट करो, सैंड ट्रे से मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगे, सेंसेस डेवलप होंगी। अदर फैसिलिटीज में अगर हम बात करें, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब हो गया, राइट, साइंस लैब हो गई, मैथ्स की किट हो गई, चार्ट्स हो गई, वर्कशीट्स हो गई, ये सारी क्या है, ये फैसिलिटीज है जिससे कि बच्चे की लर्निंग अच्छे से हो रही है। एक पेपर मेड क्लॉक है टीचिंग के लिए क्लास 1 के बच्चों को, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऐसे बताना कि घड़ी में ऐसा होता है, ड्रॉ करके आपने एक क्लॉक ही आप क्लास में ले गए। सो अब बात आती है पेडागोजी ऑफ टीचिंग। तो देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक, हम ये दो टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है जी। हम ये वाला टॉपिक कर लिया, ये वाला कर लिया, अब आती है हमारी बात कौन कौन से पेडागोजी ऑफ टीचिंग के बारे में बात करें, इसके बाद है इंक्लूसिव टीचिंग, ठीक है जी। तो पेडागोजी ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है, क्या प्रैक्टिस है आपकी टीचिंग में, कैसे पढ़ाते हैं आप, क्या कला है आपकी पढ़ाई कराते हुए, ठीक है। जैसे एक बहुत ही अच्छा स्टोरी बताई थी किसी ने, राइट, कि इस तरीके से था कि जब बच्चे को हम एस और ई एस सिखाते हैं, हो सकता है इसमें कुछ आपको कोई फ्लॉ लगे, बट आई फील इट वेरी नाइस। अगर उन्होंने कहा कि जो अकेले है ना, जैसे ही, शी, सिर्फ आई और वी को छोड़ के, आप ऐसे समझ लो आई और वी घमंडी है, ही, शी, ठीक है, इट, तो जो ये सिंगुलर है, मतलब जो अकेले रहते हैं, तो एस और एस जो दो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा इन्हीं के पास जाते हैं, जैसे ही डाज, राइट, इन्हीं के पास एस और एस लगता है, शी के साथ भी डाज, ठीक है, वी डू, आई डू, राइट। तो इस तरीके से एस और एस की आप पहचान कर सकते हैं कि एस और एस फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स सिर्फ उन्हीं के पास जाएंगे जो अकेले हैं। और आई और वी, हम जब हम बोलते हैं मैंने किया, मेरे से हुआ, ठीक है, तो जब हम मैं आ जाती है तो वो घमंडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये सोचिए कि आप अपनी टीचिंग में कैसी प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं जिससे बच्चे को लर्न हो जाए कॉन्सेप्ट। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी कहती है नीचे से ऊपर इस तरीके से, सबसे नीचे रिमेम्बर, बच्चे को याद कराना है, रिकॉल कराना है, अंडरस्टैंड करवाना है, उनकी नॉलेज अप्लाई करानी है, फिर उस पर एनालाइज करे, इवालुएट करे, एंड देन फिर वो अपनी नॉलेज खुद क्रिएट, लर्निंग खुद क्रिएट हो जाए। अफेक्टिव में क्या आता है, रिसीविंग, बेसिकली अफेक्टिव इमोशन से जुड़ी होती है। रिसीविंग, पहले आपने रिसीव किया, फिर उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्ड के बाद वैल्यू किया, उसे ऑर्गेनाइज किया, देन फाइनली कैरेक्टराइज किया। साइकोमोटर, फिजिकली मोटर स्किल्स से, इमिटेशन आपने कॉपी किया, उसे मैनिपुलेट किया प्रिसाइजली और आर्टिकुलेट किया, एंड फिर नेचुरल तरीके से उसको किया। अब आती अप्रोचेस, किस किस ने दी थी, कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन कौन थे, पियाजे एंड vygotsky, बच्चा अपनी नॉलेज को बना सकता है, लर्निंग बाय डूइंग। बिहेवियरिस्ट क्या कहता है, स्किनर ने कहा कि ड्रिल, बार बार प्रैक्टिस से, बार बार री से बच्चा सीखता है। कॉमन टीचिंग मेथड कौन कौन से, लेक्चर मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, रोल प्ले मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, इंक्वायरी मेथड, राइट। अब की कॉन्सेप्ट क्या है, स्पाइरल लर्निंग। स्पाइरल लर्निंग क्या थी, बंडूरा ने दी थी ना, उसने ये कहा था कि भाई बच्चे ना सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सीखते हैं, ठीक है, दिस इज स्पाइरल लर्निंग। स्केफोल्डिंग होता है कि बच्चे को थोड़ी सी हेल्प कर दो, बच्चे अपनी नॉलेज खुद बना सकते हैं। प्रायर नॉलेज एक्टिवेशन, बच्चे की प्रायर नॉलेज एक्टिव हो जाती है जैसे ही आप उसको थोड़ा सा हिंट देते हो, थोड़ी सी स्कैफोल्डिंग करते हो। इंक्लूसिव टीचिंग का मतलब है एक ऐसी टीचिंग जिसमें हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, स्पेशली जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं। देखो अब बच्चे कैसे होते हैं आपकी क्लास में, कुछ स्लो होते हैं, बहुत ही धीरे रहते हैं, गिफ्टेड, स्लो का मतलब धीरे नहीं होगा यहाँ पे, स्लो का मतलब होगा जिनका थोड़ा आईक्यू लो है, ठीक है, मतलब वो बाकियों के कंपैरेटिवली काम बहुत धीरे प्रोसेस कर पाते हैं दिमाग में। गिफ्टेड, एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट, थर्ड क्लास का बच्चा फिफ्थ के सम सॉल्व कर पा रहा है या एट्थ के कर पा रहा है, और मे बी हाई लेवल, ठीक है। गिफ्टेड, लर्निंग डिसेबल्ड, जिसको रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, ऑटिज्म है, फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है। सो दे आर एक्चुअली दीज टाइप ऑफ लर्नर। अब आप इन बच्चों के हिसाब से बहुत सारे टूल्स को इन्वॉल्व करेंगे, जैसे कि आईसीटी हो गया, ब्रेल हो गया ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए, विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए, ऑडियो बुक्स हो गई, लार्ज प्रिंट मटेरियल्स हो गया, रैम्प्स हो गई जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, एडजस्टेबल फर्नीचर, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर हो गया,
राइट, यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मतलब हर बच्चा ना एक ही तरीके से नहीं सीखता। तो कभी आपने वीडियो दिखा दी, कभी आपने टेक्स्ट से बढ़ा दिया, कभी आपने ऑडियो दिखा दी। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन। कभी आपने बच्चों को बोला अच्छा लिखो, कभी आपने बोला ओरली पूछ लिया, कभी आपने बोला चलो ड्रॉ करके बताओ। जैसे भी रिसेंटली, क्योंकि हम ना पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो अगर हम पेडागोजी में जितने एग्जाम्पल करेंगे ना, आपके पेपर में एग्जाम्पल्स ही ज्यादा आएंगे। आपने बच्चे को इंग्लिश में बोला ओके लेट अस मेक अ स्टोरी। ठीक है, स्टोरी जिसका थीम है विंटर। ठीक है, हम विंटर के ऊपर एक स्टोरी बनाएंगे। एक एक बच्चा आएगा, वो कुछ बनाएगा। जैसे एक बच्चे ने बादल बना दिए, एक बच्चे ने स्नो बना दी है ना, और एक बच्चे ने कुछ और बना दिया, राइट, दिस इज नॉट स्नो, कुछ और। एक पूरा एक स्टोरी बन के आएगी बोर्ड के ऊपर, जो कि बहुत न्यू होगी। राइट, तो इस तरीके से आप करा सकते हो। मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, गेम्स करा दी, स्टोरीज करा दी, पजल्स करा दी। ट्राई टू एड विद देयर काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो भी आप करा रहे हो, नॉट कि इररिलेवेंट नहीं कराना है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि जो भी बच्चा 16 साल की उम्र तक, राइट, उसे फ्री एजुकेशन दी जाएगी। राइट, फ्री एजुकेशन दी जाएगी 3 से 16 साल तक के बच्चों को। कहाँ पे? जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। और हर बच्चे का पढ़ाई में अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है। और जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनके लिए 18 साल। डिजिटल मोड्स की बात करें, दीक्षा, स्वयं प्रभा एक्सेट्रा। ठीक है, सो एज यू कैन सी दिस इज द नेक्स्ट वन। राइट जी, आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हम लोग ये कर भी रहे हैं कि नहीं। आईसीटी बेस्ड टीचिंग, एनईपी एंड एनसीएफ, ये रह गया अब हमारा। सो चलिए करते हैं दीक्षा। दीक्षा ना एक एप्लीकेशन है, या फिर आप इनकी साइट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको टीचिंग के बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, लर्निंग के रिसोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है, किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्यूआर कोड्स मिल जाते हैं, आप उसे स्कैन करिए, आपकी एनसीईआरटी बुक खुल जाएगी। फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यहाँ पे नॉलेज शेयर की जा रही है। बच्चे रिसोर्सेज, बच्चे पढ़ सकते हैं, टीचर्स अपनी ट्रेनिंग्स लगा सकते हैं, कुछ लर्निंग कर सकते हैं, इंटरैक्टिव कंटेंट। अब स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा जो है, इट इज अ स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड। जितने भी बच्चे जो है वो और एक्स्ट्रा लर्न करना चाहते हैं तो वह स्वयं प्रभा पे जा सकते हैं। 32 डीटीएच टीवी चैनल्स हैं जो कि ब्रॉडकास्ट होते हैं 24/7। उस पे 24 घंटे 7 दिन कुछ ना कुछ नॉलेजेबल आ ही रहा होता है। फ्री एक्सेस है बच्चों के लिए और हायर एजुकेशन कंटेंट वालों के लिए। एक और प्लेटफॉर्म है, ये भी आपको ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, ई पाठशाला। एनसीईआरटी की ई बुक्स, लर्निंग रिसोर्सेज सारी आपको इसमें मिल जाएंगे। NROER, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। इट ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, इंश्योर लास्ट माइल एक्सेस। कुछ नहीं मिल रहा है आपको, रिसोर्सेज नहीं मिल रही है, जस्ट गो ऑन NROER। ठीक है, अब कंप्यूटर्स, आईसीटी, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर्स जो है, आईसीटी में हम डिजिटल टूल्स बेसिकली अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसमें स्मार्ट बोर्ड यूज करते हैं, प्रोजेक्टर, टैबलेट्स, कंटेंट एप्स हो गए हैं ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज हो रहे हैं, गूगल क्लासरूम्स हो रहे हैं। बेनिफिट्स क्या है? बच्चे इंटरेक्टिव हो रहे हैं, विजुअली कर पा रहे हैं, मल्टीपल सेंसर्स यूज कर रहे हैं, हेल्प उनके इंक्लूसिव एजुकेशन में, स्क्रीन रीडर्स। अब क्या चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंजेस आते हैं, बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप जैसे अब एक ऑनलाइन क्लास चल रही है, बच्चे ना हेजिटेट करते हैं कि मे बी उनके पीछे पेरेंट बैठे होंगे, व्हाट दे विल फील अबाउट मी, है ना। तो नीड फॉर टीचर ट्रेनिंग, टीचर को इतना ट्रेन हो जाना चाहिए कि कनेक्टिविटी इश्यूज भी नहीं होने चाहिए। कनेक्टिविटी भी आपके सर्वर इश्यूज भी आते हैं। ठीक है, और कनेक्टिविटी में एक टीचर भी कनेक्ट बना के रखे। बेसिकली यहाँ आईसीटी में तो सर्वर इश्यूज ही रहते हैं। ठीक है, नेटवर्क इश्यूज आप बोल सकते हैं, साइबर बुलिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे की। ओवर यूज ऑफ स्क्रीन भी गलत है, तो आपको ये सारी चीज, यूज ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी फॉर साइंस डेमोन्स्ट्रेशन। अब कुछ साइंस के प्रैक्टिकल्स होते हैं जो आप नहीं करा सकते हो। ठीक है, अभी वर्चुअली कोरोना के टाइम पे नहीं करा पाए थे, तो क्या कराया था हमने? लैब में नहीं करा पाए तो हमने उन्हें वर्चुअली दिखा दिए। ठीक है,
अब एनईपी, दिस इज नॉट डिटेल्ड टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको डिटेल्ड पढ़नी है तो यू प्लीज गो ऑन एफएलएन एंड एनईपी, इट इज गिवन ऑन द चैनल। अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। 4 फेसेस में हमने इनको डिवाइड किया, 5, 3, 3, 4, मतलब इसमें 5 साल की स्टडी, 3 साल की, फिर 3 साल की, फिर 2 साल की, फिर 4 साल की, सॉरी। अब फाउंडेशनल एज में जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करेगा, तब से लेकर क्लास 2 तक, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, क्लास 1 एंड 2, ये 5 साल हो गए। ये बच्चे के फाउंडेशनल एजेस है। 8 साल तक बच्चे को लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग एंड ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस, सिंपल सिंपल आने चाहिए। अगर नहीं आते इसका मतलब यहाँ पे कहीं कमी है। उसके बाद 8 to 11, अगर जिस बच्चे का रीडिंग राइटिंग अच्छा है, मतलब एज पर गोइंग टू द लेवल ऑफ क्लास 3, तो वो बच्चा प्रेपरेटरी एज में आने वाला है। ठीक है जी। अब ये हो गई क्लास 3, ठीक है। थर्ड क्लास, 4 क्लास, 5th क्लास, 3 क्लासेस के लिए प्रेपरेटरी स्टेज। इधर मदर टंग यूज करेंगे, मतलब यहां तक तो आप मदर टंग ही ज्यादा यूज करवाएंगे और रीजनल लैंग्वेज यहां तक। उसके बाद बच्चे आते हैं 6 to 8th क्लास तक के, 6, 7, 8, 3 साल हो गए, एज याद रखना। और उसके बाद आते हैं सेकेंडरी, यहां पर आपने बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन देनी है, ठीक है, स्किल बेस्ड बेसिकली। कोई स्किल जरूर होना चाहिए बच्चे में, जिससे कि आगे जाके वो अपना लाइवलीहुड कर सके। ठीक है, सेकेंडरी, 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 हायर लेवल के आ गए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको फिर भी कहीं पे भी डाउट लगता है ना, सो यू मे टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। मदर टंग, लोकल लैंग्वेज बता दिया, एफएलएन बता दिया, वोकेशनल भी बता दिया। कोशिश करो हर जगह पे एक्सपीरियंशियल तरीके से पढ़ाओ। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड इज ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, आप बच्चे से भी पूछो, बच्चे की फ्रेंड से भी पूछो। टीचर्स के लिए नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विच इज निपुण भारत, मैंडेटरी। सीपीटी, टीचर्स को सीपीटी लगाना आपको पता है? अगर नहीं पता, अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं, टीचिंग नहीं करते, 25 घंटे की सीबीपी इंपॉर्टेंट है। 25 घंटे की कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्राम बोलते हैं इसे, 25 घंटे की इन हाउस ट्रेनिंग। ये जो 25 घंटे हैं ये पेड होते हैं। पेड मतलब एक ट्रेनिंग के, अगर आप 6 घंटे, एक ट्रेनिंग 6 घंटे की है, मतलब पूरे दिन की है 6 घंटे की, तो आपको उसके लिए 700 रुपये पे करना होता है। इफ यू आर न्यू टू इट एंड यू डोंट नो अबाउट इट, यू शुड नो कि टीचर को हर साल 25 घंटे कवर करने हैं। उनका एक डोमेन आ चुका है, डोमेन 1, 2, 3, उसके हिसाब से आपको 25 घंटे पे करने हैं। और ये जो 25 घंटे की इन हाउस है, वो स्कूल करा देगा, ठीक है। बेसिकली वो भी स्कूल करा देगा 25 घंटे वाली, बट उसके लिए कुछ स्कूल पे करते हैं, कुछ स्कूल को खुद ही, कुछ टीचर्स को खुद ही पे करना होता है, ठीक है। सो दैट इज देयर फॉर द टीचर्स डेवलपमेंट। एनसीएफ, यशपाल जी की कमेटी, लर्निंग विदाउट बर्डन, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। कोई भी करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें चेंजेस हो सके, कंस्ट्रक्टिविस्ट, बच्चे अपनी नॉलेज खुद बना सके। रट्टा नहीं मरवाना है हमने, ऐसी लर्निंग करानी है जिसमें बच्चा रियल लाइफ को बाहर, मतलब लिंक कर सके लर्निंग को आउटसाइड द स्कूल ऑल्सो। नाउ कम्स टू अपकमिंग, क्या है, एनईपी है, उसमें सेपरेट कर दिया एनसीएफ को स्कूल से, टीचर से, एजुकेशन, ईसीसी। अब सीसीई क्या है कि हमने ना पूरा साल एकेडमिक्स पे तो हम काम करते ही करते हैं, बट हमें को करिकुलर एक्टिविटी पे भी काम करना है, ठीक है। वो भी काम करना है, ये नहीं सिर्फ यही पढ़ा दे रहे हो, इस पे फोकस ही ना दो। असेसमेंट लेंगे, फॉर्मेटिव काम कराया, टेस्ट ले लो अगले दिन, ठीक है। ओरली पूछ लो, ठीक है। नहीं आ रहा है, रेमीडियल ले लो, एक बार और सिखा दो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे करेंगे। थ्रेटनिंग नहीं होना चाहिए, डर वाला नहीं होना चाहिए कि तुमने नहीं किया तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी आफ्टर अ टर्म ईयर। मतलब इसमें ना समेटिव में ये ध्यान रखना, इम्प्रूवमेंट नहीं होती, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन समेटिव। बच्चा पास हो गया, चलो ठीक है, राइट। तो फॉर्मेटिव बेस्ट है, समेटिव नहीं।
राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई बिलीव कि आपको ये एफर्ट अच्छा लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू वांट सम स्पेसिफिक वीडियो ऑन एनी टॉपिक, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।